दोस्तों, मैं हमेशा की तरह अपनी बस का इंतजार कर रहा था। रात के 11:30 चुके थे और मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि बस हमेशा 11 बजे तक आ जाती थी। मैं यही सोच रहा था कि तभी एक बड़ी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और अंदर से आवाज आई, देवमाली। देवमाली का नाम सुनते ही मैं गाड़ी की खिड़की के पास गया और पूछा, देवमाली जाने का कितना किराया लोगे? उसने कहा, बस में जितना देते हो उतना ही लेंगे। उसके ये कहते ही मैं उस गाड़ी में बैठ गया। अंदर मेरे अलावा 3 और लोग बैठे थे, शायद वे भी देवमाली जा रहे थे। मेरे बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी कुछ दूर ही गई थी कि तभी ड्राइवर बोला, और नरेंद्र जी, शादी की सभी तैयारियां हो गई या नहीं? ड्राइवर की बात सुनकर मैं चौंक गया और बोला, तैयारी में ही लगा हूं, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने अभी तक ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि अगर ये मेरी शादी के बारे में जानता है तो जरूर कोई जानने वाला ही होगा। पर जब ड्राइवर ने कहा, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई तो आप भला कैसे पहचानोगे, तो मैं हैरान रह गया। मैं उससे कुछ और पूछता कि वो बोला, नरेंद्र जी, मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं, यहां तक कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। पर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, जैसा आपके साथ बैठे इन 3 महाशयों को नहीं हुआ। 7 साल पहले जब इन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ तो ये डर के मारे तब से गाड़ी से उतरे ही नहीं हैं। आप भी कभी मेरी गाड़ी से नहीं उतरेंगे। इतना बोलकर वो ड्राइवर चुप हो गया। उसकी ये ऊंटपटांग बात सुनकर मैं घबरा गया था, इसलिए मैंने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और टॉपिक बदलते हुए ड्राइवर से बोला, भाई साहब, देवमाली के पहले स्टॉप पर रोक देना। मेरे कहते ही उसने गाड़ी रोक दी और गंभीर आवाज में बोला, अपने घर पर फोन करो और कहो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से जल्दी रसोई में जाकर आटे में हल्दी मिलाकर फर्श पर बिखेर दो और फिर वहां सुबह होने तक बैठे रहना। ड्राइवर की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा भड़क उठा और मैं बिना उसकी बात माने वहां उतर गया। मेरे उतरते ही वो गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। गाड़ी तो जा चुकी थी, पर मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी मेरी बहन का फोन आया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, वो रोते हुए बोली, भैया, पिताजी और माँ को पिशाच ने मार दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बहन के मुंह से पिशाच का नाम सुनते ही मैं बोला, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? भला पिशाच भी असल में होते हैं? इतना ही कहा था कि मेरी बहन जयमाला बोली, हाँ होते हैं भैया, उसने पिताजी और माँ को तो मार दिया है और अब मेरी बारी है। उसके इतना बोलते ही कॉल कट गया और मैं हेलो हेलो करता रह गया। जब मुझे एहसास हुआ कि कॉल कट गया है तो मैंने वापस कॉल किया, पर जयमाला ने कॉल नहीं उठाया। मैं ये सब सोच रहा था कि तभी सामने से आते एक आदमी ने मेरा नाम लेते हुए बोला, सखा बेटा, तुम शहर से कब लौटे? उस आदमी के मेरा नाम लेते ही मैं सोचने लगा कि ये कौन है। मैं उस आदमी को गौर से देख ही रहा था कि वो मेरे करीब आकर बोला, क्या हुआ बेटा, मेरी शक्ल भूल गए क्या? जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उन्हें पहचाना और कहा, अरे रमेश काका, आप यहां पर? उन्होंने कहा, अरे मैं यहां नहीं तो क्या शहर में मिलूंगा, मुझे कभी गांव के बाहर देखा है तूने? जब रमेश काका ने यह कहा तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगा और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं गांव के उस हाईवे पर खड़ा था जहां से मेरा घर महज 10 मिनट की दूरी पर था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने गांव के रमेश काका को मेरे साथ घटी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही रमेश काका बोले, जल्दी घर चल। और फिर हम दोनों घर की तरफ दौड़े। जब हम घर पहुंचे तो घर के बाहर लोग जमा थे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैंने मां को आवाज दी, पिताजी को भी आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं वहां जमा लोगों से पूछता कि यहां क्या हुआ है, कि तभी गंगा काकी रोते हुए बोली, ये सब तेरी छुटकी जयमाला के चलते हुआ है। वो उस लड़के को अगर घर नहीं लाती तो ये सब नहीं होता। मैं देखते ही समझ गई थी कि वो इंसान का बच्चा नहीं है, पर जयमाला ने बात को अनसुना कर दिया और देख, उस बच्चे ने तेरे माँ बाप की जान ले ली और फिर कुएं में उनकी लाश फेंक दी। गंगा काकी की ये बात सुनते ही मैं अपने घर के पीछे वाले कुएं की तरफ दौड़ा।
जब मैंने उस कुएं में झांका तो अपने माँ बाबूजी की लाश देखकर टूट गया। भले ही उस वक्त मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले और न ही मुंह से चीख, पर जो दर्द उस वक्त मैंने महसूस किया वो एक अलग ही दर्द था। माँ बाबूजी की लाश को कुएं से निकालने के बाद मैंने अपने गांव वालों के साथ जयमाला को खोजना शुरू किया, पर जयमाला कहीं नहीं मिली। उसके फोन पर अभी भी रिंग बज रही थी, पर वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। पता नहीं वो फोन उसके पास था भी कि नहीं। काफी खोजबीन के बाद जब लगा कि जयमाला नहीं मिलेगी तो रमेश काका ने कहा, पहले माँ बाबूजी का दाह संस्कार कर देते हैं, फिर जयमाला के बारे में सोचेंगे। रमेश काका के कहने पर मैंने वैसा ही किया। माँ बाबूजी के दाह संस्कार के बाद हम लोग जयमाला की खोज में जुट गए। यहां तक कि पुलिस वाले भी जयमाला की खोज में लग गए, पर अगले 3 महीने तक जयमाला का कोई पता नहीं चला। फिर एक रात जयमाला का फोन आया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया मुझे उस ड्राइवर की आवाज सुनाई दी जिसकी गाड़ी में उस रात मैं बैठा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो ड्राइवर बोला, कैसे हैं नरेंद्र जी? आपने उस रात मेरी बात मान ली होती तो आज सब जिंदा होते। खैर, तुम अपनी बहन की चिंता मत करना, अब वो मेरे पास खुश है। इतना बोलते ही उसने कॉल काट दिया। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो इस बार किसी बच्चे ने कॉल उठाया। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो तो वो मेरा नाम लेते हुए बोला, नरेंद्र भैया, मैं ही हूं जीवेश। मुझे दीदी का फोन भी यहां हाईवे पर पड़ा मिला। मैं फोन देने घर ही आ रहा था। जीवेश से जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गया कि जयमाला कभी नहीं मिलेगी, और हुआ भी ऐसा। आज तक जयमाला का कोई पता नहीं चला है और न ही उस ड्राइवर का जो उस रात मुझे मिला था।